हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अरियंत। आज हम एक नए टॉपिक के साथ जुड़ने वाले हैं जो कि है आपके अनुवांशिकता। इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो देखो बच्चों, ये जीवों का एक क्या है, प्रमुख लक्षण है जिसके द्वारा क्या होता है, जीव अपने समान नई संतति का निर्माण करता है और यह क्रिया क्या करती है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। इसके द्वारा क्या करता है, अपने समान एक नई संतति का निर्माण करता है जीव, और यह क्रिया लगातार कंटिन्यू चलती रहती है। जनन कोशिकीय स्तर पर भी होता है जिसमें कोशिकाएं विभाजित होकर संतति कोशिकाएं बनाती है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस प्रकार से चलता रहता है। अतः प्रत्येक जीव में 2 प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। प्रथम वह जो कि उनके माता पिता के समान होते हैं, द्वितीय वह जो उनके माता पिता से थोड़े क्या होते हैं, अलग होते हैं। अब इनमें जो प्रथम जो होते हैं माता पिता के जो संतानों में लक्षण है, जो प्रथम प्रकार के जो है वो कौन से हैं, माता पिता से उनके संतानों में, आगे वही लाइन वापस रिपीट कर रखी है। और दूसरे लक्षण वो है जो जीवों में विभिन्न चरणों से स्वयं अर्जित किए गए हैं, ठीक है ना। यानी कि जीवों में दूसरे प्रकार के जो लक्षण होते हैं जो भिन्न होते हैं वो खुद अर्जित किए जाते हैं। तो प्रथम प्रकार के जो लक्षण होते हैं वो तो माता पिता से सीधे ही कहाँ चले जाते हैं, संतानों में चले जाते हैं। और जो दूसरे प्रकार के जो लक्षण है वो वातावरण से विभिन्न चरणों से क्या किए जाते हैं, स्वयं अर्जित किए जाते हैं। अतः वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते हैं, माता पिता से उनकी संतानों में, तो वह लक्षण कौन से कहलाते हैं, अनुवांशिक लक्षण या विशेषक कहलाते हैं। और वह अनुवांशिक लक्षणों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होने की प्रक्रिया को वंशागति या हेरेडिटी कहते हैं। यानी कि जो अनुवांशिक लक्षण है उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होने की प्रक्रिया को वंशागति या हेरेडिटी कहते हैं। अगर बात करें तो प्रारंभिक और निम्न कोटि के सरल जीवों के शरीर में हुए अत्यंत धीमे, सतत एवं क्रमिक परिवर्तनों से अधिक विकसित जटिल जीवों की उत्पत्ति क्या कहलाती है, जैव विकास कहलाती है। यानी कि जीवों के जो विकास हुआ, जटिल जीवों का विकास हुआ, वो क्या कहलाती है, जैव विकास कहलाती है। अर्थात वे कारक जो इस विकास का कारण बनते हैं, जो विकास के जैव विकास का कारण बनते हैं, इन्हें हम जैव विकासीय कारक कहते हैं। जैसे उत्परिवर्तन, अनुवांशिक अपवहन, प्राकृतिक चयन, ये सब कौन से हैं, जैव विकासीय कारक कहलाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं विभिन्नताएं। विभिन्नताओं के बारे में समझे हम लोग तो एक ही जाति के विभिन्न सदस्यों के मध्य लक्षणों में पाए जाने वाली असमानताएं या अंतर, जिसके कारण वो एक दूसरे से कैसे लगते हैं, भिन्न लगते हैं, अलग लगते हैं। जाति एक ही होने में तो एक ही जाति के सदस्य हैं, लेकिन उनमें लक्षणों में क्या पाई जाती है, विभिन्नताएं पाई जाती है। यानी कि वे एक दूसरे के कैसे लगते हैं, अलग नजर आते हैं, भिन्नता पाई जाती है, वही क्या कहलाती है, विभिन्नताएं कहलाती है। विभिन्नताओं की अनुपस्थिति में भी जाति विकास नहीं कर सकती। यानी विभिन्नताएं नहीं होगी, वेरिएशन नहीं होगा तो जाति का विकास नहीं हो सकता। ऐसा होने पर उस जाति के सभी सदस्य कैसे होंगे, समान होंगे, क्योंकि विभिन्नता नहीं है तो एक जैसे समान होंगे। और अगर जाति के सभी सदस्य समान होंगे तो नए लक्षण का निर्माण नहीं होगा, विकास नहीं होगा, तो जैव विकास नहीं होगा। तो किसी एक जाति के विभिन्न सदस्यों में वातावरणीय स्थिति के आधार पर विभिन्नताएं लाभदायक भी हो सकती है और हानिकारक भी हो सकती है। अगर वो विभिन्नताएं अगर मानव के लिए उपयोगी है तो लाभदायक है। लैंगिक जनन के दौरान कभी कभी विभिन्नताएं उत्पन्न हो सकती है, किंतु जीवों में लैंगिक जनन के कारण प्रमुखतया विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। किंतु जीवों में लैंगिक जनन के कारण क्या होती है, प्रमुखतया विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। ठीक है, आगे बात करें विभिन्नताओं के बारे में तो पहले पढ़ते हैं हम कायिक विभिन्नता। इस प्रकार की विभिन्नता का प्रभाव कायिक या शारीरिक कोशिकाओं पर पड़ता है। किस पर पड़ता है, कायिक या शारीरिक कोशिकाओं पर पड़ता है। यह विभिन्नता वंशागत नहीं होती। क्या नहीं होती है, वंशागत नहीं होती है, तथा जन्म के पश्चात दिखाई देती है। यह कब दिखाई देती है, शारीरिक कोशिकाओं पर पड़ने वाली जो कायिक विभिन्नता है, यह जन्म के पश्चात दिखाई देती है। जैसे वातावरणीय कारकों के द्वारा होती है, जो प्रकाश, ताप, जल, वायु, पोषण आदि कारण के कारण उत्पन्न होती है। यह जो कायिक विभिन्नताएं होती है यह जन्मजात नहीं होती है, वंशागत नहीं होती है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चली जाए। देखो ये वंशागत नहीं होती है, ये तो वातावरणीय जो कारक है उनके द्वारा प्रभावित होती है। तो ऐसी विभिन्नताएं कौन सी कहलाती है, कायिक विभिन्नताएं। दूसरी होती है जननिक विभिन्नताएं। ये अनुवांशिक विभिन्नताएं जो होती है अधिकांश जनन कोशिकाओं में होती है। कहां होती है, ये जनन कोशिकाओं में होती है। और ये पूर्वजों में या तो पहले से उपस्थित होती है या उत्परिवर्तन के कारण क्या होती है, विकसित होती है। या तो पहले से विद्यमान हो या उत्परिवर्तन के कारण विकसित होती है। नेक्स्ट बात करते हैं जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचय कैसा होता है। तो बच्चों, अगर जनन के दौरान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीवों का शरीर
जो जीव है को शरीर की संरचना एवं लक्षण संबंधी आधारभूत संगठक प्राप्त होते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के निर्माण के दौरान विभिन्नताएं उत्पन्न होती है जो कि नए लक्षणों का निर्माण करती है। बिल्कुल सही है कि जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण जाएंगे तो नए लक्षणों का निर्माण भी होगा, और जो क्या उत्पन्न करेगी, जो नए लक्षणों का क्या करती है, निर्माण करती है, अर्थात विभिन्नताएं उत्पन्न करती है। आगे बात करें, जैसे एक जीवाणु विभाजित होकर दो जीवाणु को उत्पन्न करेगा, दो आगे जाकर दो आगे और दो जीवाणु को उत्पन्न करेंगे। ये चारों संतति जीवाणु संरचनात्मक रूप से समान होते हुए भी अनुवांशिक स्तर पर डीएनए के प्रतिलिपिकरण में उत्पन्न त्रुटि के कारण कुछ सीमा तक कैसी होगी, भिन्न होगी। 1 से 2, 2 से 4 हुए, लेकिन ये समान रूप से तो है, लेकिन इनमें जो होती है अनुवांशिक स्तर पे बात करें तो डीएनए जो प्रतिलिपिकरण के कारण इनमें कुछ त्रुटि आ जाती है, जिससे इसमें क्या उत्पन्न हो जाती है, विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती है। हालांकि लैंगिक जनन में इससे भी अधिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, जो जैव विकास के लिए लाभप्रद और हानिकारक भी हो सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है विभिन्नताओं का महत्व क्या है। अगर बात करें विभिन्नताओं के महत्व की, तो विभिन्नताओं के द्वारा प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रति जीवों में अनुकूलताएं उत्पन्न होती है। विभिन्नताओं के द्वारा क्या होता है, प्रतिकूल परिस्थितियों में प्रति जीवों में क्या उत्पन्न होती है, अनुकूलताएं उत्पन्न होती है। विभिन्नताएं जीव विकास का क्या बनाती है, आधार होती है। विभिन्नताएं आनुवंशिकता का भी क्या बनाती है, आधार होती है। आगे बात करें विभिन्नताओं में या लक्षणों की वंशागति कैसे होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाते हैं। तो जीवों के वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं वो कौन से लक्षण कहलाते हैं, वंशानुगत लक्षण कहलाते हैं। जनन के दौरान जीवों की जनन कोशिकाओं में उत्पन्न विभिन्नताएं वंशानुगत हो सकती है। ये लक्षण गुणसूत्र पर उपस्थित जीन के द्वारा नियंत्रित होते हैं। आपको पता है डीएनए जो गुणसूत्र है उसके ऊपर जीन पाए जाते हैं जो इन लक्षणों को क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं। कुछ लक्षण स्थिर वातावरणीय दशाओं के प्रभाव से पीढ़ी दर भी विकसित होते रहते हैं। जो वातावरणीय प्रभाव से क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी विकसित होते रहते हैं। ये जीवों की आनुवंशिक संरचना के अवयव होते हैं तथा जीवों की आनुवंशिक संरचना में रासायनिक परिवर्तन कर देते हैं, जैसे बालों, आंखों की पुतली का रंग होना, नाक, आंख के चेहरे का आकार आदि। तो ये इस प्रकार से आपके विभिन्न प्रकार के जीन जो होते हैं अन्य कारकों को क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं, और वही क्या करते हैं, जैसे उनमें परिवर्तन होता है तो वह संरचना में भी क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले आनुवंशिकता के जनक, तो आपके आनुवंशिकता के जनक कौन थे, मेंडल थे। और मेंडल का जीवन परिचय पढ़े तो मेंडल का जो जन्म था ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर के छोटे से गांव में, सिलिसिया गांव था, जिसमें हुआ था, और कब हुआ था, 22 जुलाई 1822 में हुआ था। माध्यमिक शिक्षा लेने के पश्चात यह 1847 में ब्रून शहर के एक चर्च में पादरी भी बन गए थे। और मेंडल ने वहीं पर मटर के, जो पायसम सेटाइवम वैज्ञानिक नाम है, जो पायसम सेटाइवम के पौधे पर अपने संकरण के क्या किए, प्रयोग किए। इन्होंने क्या किया, 1857 इस पौधे में 7 विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया। कितने जोड़ी, 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया। 7 विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया, और अध्ययन करने लगातार 8 वर्षों के कठिन परिश्रम के बाद 1865 के में प्राप्त जो 1865 में जो प्राप्त सिद्धांत और निष्कर्षों को उन्होंने ब्रून की नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की सभा में रखा। इन्होंने लगभग कितने वर्ष किया, आप देख सकते हो, 8 वर्षों तक कठिन परिश्रम किया, और 8 वर्षों के बाद ही इन्होंने अपने निष्कर्षों और सिद्धांतों को किस पर, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की सभा में रखा। इन सिद्धांतों का तथा निष्कर्षों को सन 1866 में पादप संकरण के प्रयोग के नाम से प्रकाशित किया गया। किस नाम से प्रकाशित किया गया, 1866 में पादप संकरण के प्रयोग के नाम से प्रकाशित किया गया, परंतु उनके महत्वपूर्ण कार्यों पर अनेक वर्षों तक किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। और सन 1884 जो लगभग 6 जनवरी माना जाता है, इसकी डेट जो है 6 जनवरी 1884 में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, जो मेंडल की मृत्यु हो गई। 19वीं सदी सन 1900 में हॉलैंड के वैज्ञानिक हुगो डी व्रीच, जर्मनी के कॉलकोरेंस तथा ऑस्ट्रिया के एरिक वॉन शेयरमार्क ने अपनी खोज के द्वारा मेंडल के नियमों की पुष्टि की। ये 3 वैज्ञानिक थे जो नव मेंडलवाद से संबंधित थे। इन्होंने इनके प्रयोगों की पुनः खोज की। उन्होंने मेंडल के प्रयोगों के अनेक निष्कर्ष निकाले, और जिनके आधार पर मेंडल को सिद्धांतों को नियमों का रूप दिया गया। और इन्हीं सिद्धांतों निष्कर्षों के आधार पर मेंडल को आनुवंशिकी का क्या कहा जाने लगा, जनक कहा जाने लगा, और मृत्यु उपरांत इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा जा गया है। मेंडल ने मटर के
पर प्रयोग किए। किस पे प्रयोग किए? मटर पर प्रयोग किए। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के निम्नलिखित 7 विपरीत लक्षणों पर अपना ध्यान केंद्रित किया और कृत्रिम परागण करा के संकरण कराया। 7 लक्षण कौन से थे? ये प्रभावी लक्षण थे। ये कौन से लक्षण थे? अप्रभावी थे। जैसे पहला लक्षण होता है बीज की आकृति, तो प्रभावी कौन सा है? गोल। अप्रभावी कौन सा है? झुर्रीदार। दूसरा है बीज का रंग, जो बीज का रंग अगर पीला होगा तो कौन सा लक्षण है? प्रभावी, और हरा होगा तो कौन सा लक्षण है? अप्रभावी। तीसरा है पुष्प का रंग, पुष्प का रंग अगर लाल होगा तो कौन सा लक्षण है आपके? वह लक्षण है प्रभावी, और अगर सफेद होगा तो कौन सा लक्षण है? अप्रभावी। चौथा है फली की आकृति, फूली हुई होगी तो वह प्रभावी लक्षण, और पिचकी हुई होगी तो वह अप्रभावी लक्षण। आगे बात करते हैं, फली का रंग हरा होगा तो वह प्रभावी, और पीला होगा तो वह कौन सा होगा? अप्रभावी। पुष्प की स्थिति देखें, कक्षस्थ है, प्रभावी लक्षण है, अग्रस्थ है, अप्रभावी लक्षण है। पौधे की लंबाई, लंबापन प्रभावी, और बोनापन कैसा है? अप्रभावी लक्षण। तो इस प्रकार से 7 जोड़े विपर्यासी लक्षणों पर प्रयोग किए मटर के पे। नेक्स्ट आता है मेंडल के नियमों का प्रयुक्त शब्दावली। कौन कौन सी शब्दावली का यूज किया गया? तो इस तकनीक में कुछ तकनीक शब्दों का उपयोग बार-बार किया गया है, अतः इन्हें नियम को समझने के लिए निम्न शब्दों की जानकारी होना आवश्यक है। जैसे पहले हम बात करते हैं जीन या कारक। मेंडल के अनुसार सजीवों के प्रत्येक लक्षण का नियंत्रण कुछ कारकों या निर्धारकों के द्वारा होता है, और आधुनिक अनुवांशिकी में इन्हीं कारकों को क्या नाम दे दिया? जीन कह दिया। जैसे मैंने बताया, जीन किसी भी जो होता है किसी भी लक्षण को क्या करता है? नियंत्रित करता है। एक लक्षण को एक जीन नियंत्रित करता है। जीन अनुवांशिकी की क्रियात्मक इकाई कहा जाता है, जो किसी लक्षण की वंशागति एवं इसके प्रदर्शन के लिए क्या मानी गई है? उत्तरदायी मानी गई है। तो किसी भी लक्षण की वंशागति एवं इसके प्रदर्शन के लिए क्या मानी जाती है? ये उत्तरदायी होते हैं। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉनसन नामक ने किया। किसने किया इसका उपयोग? जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। नेक्स्ट आता है युग्म विकल्पी अथवा एलिलोमार्फ। किसके बारे में बात करते हैं? युग्म विकल्पी या एलिलोमार्फ के बारे में बात करते हैं। विपरीत लक्षणों वाले युग्मकों को युग्म विकल्पी कहते हैं। जैसे आर और आर, ये प्रभावी है, यह अप्रभावी है। ये एक मतलब गुणसूत्र पर आ रहे हैं, ये एक दूसरे के क्या है? विपरीत है, विपर्यासी लक्षण है, इसलिए इसी को हम क्या नाम दे देते हैं? युग्म विकल्पी। जैसे टी और टी, ये एक दूसरे के विपरीत है, तो ये कौन से लक्षण कहलाते हैं? विपर्यासी लक्षण कहलाते हैं। तो यही आपके क्या कहलाता है? आगे जाके युग्म विकल्पी कहलाते हैं। तो देखो, विपरीत लक्षण वाले युग्मों को युग्म विकल्पी कहते हैं। जैसे आर युग्म में एक गुणसूत्र पर आर है तथा दूसरे गुणसूत्र पर आर युग्म विकल्पी उपस्थित होता है। अतः एक ही विपर्यासी लक्षण के जो दो अलग अलग विकल्पों को नियंत्रित करने वाले जो जीन होते हैं, उन्हें ही हम क्या नाम देते हैं? युग्म विकल्पी। तो एक ही विपर्यासी लक्षण हो, लक्षण विपर्यासी 7 जोड़ी में से एक हो, लेकिन उनके जो अलग अलग जो विकल्प है, उनको अलग अलग जीन अगर नियंत्रित करते हैं तो वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? युग्म विकल्पी कहलाते हैं। तो एक ही विपर्यासी लक्षणों के दोनों विकल्पों को नियंत्रण करने वाले जीन के युग्म को क्या कहते हैं? युग्म विकल्पी कहते हैं। इसको लंबापन वाला जीन नियंत्रण करेगा, इसको बोनापन वाला जीन नियंत्रण करेगा। तो यही जो जीन का युग्म बना, यही क्या कहलाया? युग्म विकल्पी। नेक्स्ट टॉपिक आता है समयुग्मजी एवं विषम युग्मजी। जब एक विपर्यासी लक्षण को नियंत्रित करने वाले दोनों जीन एक ही प्रकार के हो, यानी कि एक विपर्यासी लक्षण को दोनों जीन एक ही प्रकार के नियंत्रित हो, तो वह कौन सा कहलाता है? समयुग्मजी। अतः जैसे कि इसमें स्वपरागण या अंतः प्रजनन होने पर संतति पैतृकों के समलक्षणी एवं समजीनी समान होते हैं, डेफिनेट होंगे, क्योंकि होमोजाइगस है, ये समयुग्मजी है, तो इसमें जो लक्षण होंगे वह बिल्कुल एक समान होंगे। जबकि इसके विपरीत शुद्ध भी होंगे, समयुग्मजी है इसलिए। किंतु जब विपर्यासी लक्षण को नियंत्रण करने वाले दोनों जीन अलग अलग हो, जैसे कि ये कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी, तो ये दोनों तो समान है, तो ये समयुग्मजी। लेकिन नियंत्रण करने वाले जो दोनों लक्षण अलग अलग हो, विपरीत हो, तो वह कौन सा कहलाता है? वह विषम युग्मजी कहलाता है। तो जैसे कि समयुग्मजी लक्षण शुद्ध होते हैं, किंतु जब विपर्यासी लक्षण को नियंत्रित करने वाले दोनों जीन अलग अलग हो, तो इसे विषम युग्मजी कहते हैं। इसमें स्वपरागण या अंतः प्रजनन होने पर संतति में प्रभावी तथा प्रभावी दोनों विपर्यासी लक्षण होते हैं, विषम युग्मजी लक्षण संकर होते हैं। यानी कि जो ये होता है, यह आपके दोनों लक्षण उपस्थित है, अलग अलग उपस्थित है, तो ये विषम युग्मजी, और दोनों एक समान उपस्थित है तो समयुग्मजी। ये शुद्ध होते हैं, ये कैसे होते हैं? आपके संकर होते हैं। ये हमने इसमें पढ़ा। आगे बात करते हैं शुद्ध जाति।
ऐसे पौधे जो समान लक्षण वाले पौधों से उत्पन्न होते हैं, समान लक्षण वाले पौधों से उत्पन्न होते हैं, वे शुद्ध जाति के पौधे कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं? वो शुद्ध जाति के पौधे कहलाते हैं। इसमें लक्षणों के कारक अथवा जीन समयुग्मजी होते हैं, क्योंकि शुद्ध है इसलिए समयुग्मजी, जैसे टीटी, टीटी, आरआर ये सब एक समान है, तो यही समयुग्मजी कहलाते हैं। इनमें परस्पर संकरण होने पर अगली पीढ़ी में भी शुद्ध लक्षण वाले जंतु अथवा पौधे ही होंगे, क्योंकि यह डेफिनेट शुद्ध है तो नए लक्षणों का तो कोई निर्माण होगा ही नहीं। नेक्स्ट आती है संकर जाति। ऐसे पौधे जो भिन्न भिन्न लक्षणों वाले पौधों के संकरण से उत्पन्न होते हैं, बिल्कुल अलग अलग होंगे तो बिल्कुल अलग अलग नए लक्षण आएंगे, और वे संकर जाति के पौधे कहलाते हैं। जैसे कि ये देख लो अलग अलग है, तो ये अलग अलग संकर जाति के पौधे कहलाते हैं। और ये कैसे होते हैं? विषम युग्मजी होते हैं। जैसे कि मैंने बोला अलग अलग होते हैं तो वो विषम युग्मजी होते हैं। दो संकर जातियों के परस्पर संकरण से शुद्ध और संकर दोनों प्रकार के जंतु अथवा पौधे उत्पन्न हो सकते हैं। दो संकर जातियों के परस्पर संकरण कराया तो आपसे शुद्ध भी मिल सकते हैं और संकर भी मिल सकते हैं। तो इस प्रकार का जो जाति होती है वह जो प्राप्त होती है विषम युग्मजी से, वो हमें कौन सी जाति प्राप्त होती है? संकर जाति प्रभा होती है। नेक्स्ट आते हैं प्रभावी व अप्रभावी लक्षण। आपने दो जब जातियों के मध्य जो दो लक्षणों के मध्य आपने क्या किया? एक विपर्यासी लक्षण लिए, एक जोड़, इसके मध्य अगर आपने क्रॉस कराया, ये युग्मक है, इनसे युग्मक बनाया आपने। सबसे पहले आपने शुद्ध लंबा लिया, शुद्ध बोना लिया, इसके युग्मक बनाए, और इनके मध्य जब आपने क्रॉस कराया तो आपको ये F1 पीढ़ी मिली। तो इसमें जो लक्षण प्रकट होंगे वो प्रभावी लक्षण, और जो अपने प्रभाव को प्रकट नहीं करते वो कौन से लक्षण? अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। तो वही है कि युग्म विकल्पी कारकों में वह लक्षण जो समयुग्मजी और विषम युग्मजी दोनों अवस्थाओं में प्रदर्शित करता है। वही बात है कि समयुग्मजी यानी कि देखो ये जो आपके प्रभावी होगा वो समयुग्मजी में भी होगा और विषम युग्मजी में भी होगा, लेकिन यहां विषम युग्म, यहां अप्रभावी अपने लक्षण को प्रकट नहीं कर रहा, तो यह विषम युग्मजी में तो नहीं है, केवल किसमें है? समयुग्मजी अवस्था में होता है। तो यही यहां लिख रखा है कि वे लक्षण जो समयुग्मजी और विषम युग्मजी दोनों में हो वो प्रभावी लक्षण, जैसे पौधे का लंबापन, पुष्प का लाल रंग, और वे लक्षण जो समयुग्मजी में ही हो केवल, वह कौन से कहलाते हैं? वह आपके अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं, जैसे बोनापन, पुष्प का सफेद रंग। नेक्स्ट आता है लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप। जब किसी भी कारक की बाह्य संरचना, बाह्य स्वभाव के आधार पर अध्ययन किया जाता है वो लक्षण प्रारूप, और जब आंतरिक संरचना या जीनी संरचना के आधार पर अध्ययन किया जाता है तो वो जीन प्रारूप कहलाता है। जैसे कि देखना, लक्षण प्रारूप जीव के विभिन्न दैहिक लक्षण जैसे आकार, आकृति, रंग, स्वभाव, बाह्य संरचना है, इनके व्यक्त करता है। तो समान लक्षण प्रारूप वाले जीवों की जीनी संरचना समान हो सकती है, परंतु नहीं भी हो सकती, क्योंकि लक्षण प्रारूप बदलते रहते हैं, वातावरण के प्रभाव में बदलते रहते हैं। तो समान भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती। लेकिन जीन प्रारूप वाले जीनी संगठन को व्यक्त करता है, उसमें विभिन्न दिखाई न देने वाले लक्षणों को भी निर्धारित करता है, जो आंतरिक रूप से होता है, जो जीनी रूप से होता है। अर्थात समान जीन प्रारूप वालों के जीवों के लक्षण प्रारूप सदैव समान होते हैं, क्योंकि उनके आंतरिक स्ट्रक्चर जीन समान है, तो डेफिनेट उनके लक्षण प्रारूप कैसे होंगे? समान होंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है संकर एवं संकरण। जब तुलनात्मक रूप से लक्षण वाले नर और मादा के मध्य निषेचन कराया जाता है तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? संकरण कहते हैं, और इससे उत्पन्न संतानों को हम क्या कहते हैं? संकर कहते हैं। तो जो तुलनात्मक रूप से लक्षण वाले जो नर और मादा के बीच क्रॉस कराया जाता है, निषेचन कराया जाता है, तो वो क्रिया संकर कहलाती है। जैसे अभी हमने कराया था शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बौने पौधे, और इनसे जो संकर प्राप्त हुई वो F1 पीढ़ी प्राप्त हुई, इसे हमने संकर पौधे कहा। नेक्स्ट आता है एकल संकर। जब एक जोड़ी लक्षण लेंगे तो एकल संकर संकरण, जब दो जोड़ी लेंगे तो द्वि जोड़ी संकर संकरण। यानी कि मेंडल ने अपने प्रयोगों में एक समय में केवल एक ही तुलनात्मक अनुवांशिक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया, तो इसे एकल संकर संकरण कहते हैं। जैसे लाल पुष्प वाले पौधे और सफेद पुष्प वाले पौधों के मध्य संकरण। नेक्स्ट आता है द्विसंकर। अब यहाँ दो जोड़ी लेंगे, जब दो तुलनात्मक आनुवांशिक लक्षणों को ध्यान में रखकर संकरण कराया जाता है तो इसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। जैसे गोल पीले बीज वाले पौधों का तथा हरे और झुर्रीदार बीज वाले पौधों के मध्य संकरण कराया जाता है। नेक्स्ट आता है संकर पूर्वज संकरण। जब F1 पीढ़ी का संकरण, ये आपके F1 पीढ़ी का या तो अप्रभावी पौधों से या F1 पीढ़ी का संकरण आप प्रभावी पौधों से कराओगे, दोनों में से किसी से भी कराओगे तो एक जनक से कराते हैं तो वह संकरण कौन सा कहलाता है? संकर पूर्वज संकरण। तो F1 पीढ़ी में प्राप्त संतानों या उन्हीं किसी एक जनक के बीच होने वाले संकरण को संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। तो यही बात होगी, या तो इसको इससे या फिर इसको इससे कराते हैं। तो इस तरीके से इसके बाद नेक्स्ट आता है परीक्षण संकरण। इसमें क्या होता है? F1 पीढ़ी का संकरण, यदि आपने F1 पीढ़ी का संकरण किससे करा दिया? अप्रभावी जनक से करा दिया, तो वह कौन सा संकरण कहलाता है? परीक्षण संकरण या परीक्षण संकरण कहलाता है। देखो ये अप्रभावी जनक से कराते हैं ना, इसमें यह लिखा है जब F1 पीढ़ी के विषम युग्मजी संकरण का संकरण समयुग्मजी अप्रभावी जीन से कराया जाता है तो इसे परीक्षण संकरण कहते हैं। इनसे प्राप्त संगति जो होती है संकर लंबे, शुद्ध बौने
के मध्य संकरण, इस संकरण को बनने वाली संतानें सदैव अनुपात कितना आता है? 1:1 आता है। देख लीजिए आप 1:1 कैसे आया। ये क्रॉस कराया आपने, तो इसको क्रॉस कराया आपने, तो ये देखो कितना आया। इसको इससे कराया तो TT 1:3, TT 1:4, ये और ये आया। तो ये कितनी संतति मिली आपको? 2। ये कितनी मिली? 2। तो कितनी बार कटा? 1:1। तो इसका जो सदैव अनुपात आता है वो कितना आता है? 1:1 ही आपको प्राप्त होता है। किसका? परीक्षार्थ या परीक्षण संकरण का। F1 पीढ़ी किसे कहते हैं? पैतृक पीढ़ी के बीच संकरण कराने पर, जब इनके पैतृक पीढ़ी होती है उनके बीच संकरण कराते हैं, जो संतति प्राप्त होती है प्रथम संतति, उसे F1 पीढ़ी कहते हैं। और जो दूसरे नंबर की संतति प्राप्त होगी, द्वितीय पीढ़ी प्राप्त होगी, क्योंकि F1 पीढ़ी में अर्धसूत्री विभाजन और स्वपरागण करा देते हैं, तो उससे द्वितीय पीढ़ी प्राप्त हो जाती है और उसे हम क्या नाम देते हैं? द्वितीय संतति या F2 पीढ़ी नाम देते हैं। नेक्स्ट आते हैं मेंडल के आनुवंशिकता के नियम। मेंडल ने आनुवंशिकता से संबंधित 3 नियम प्रतिपादित किए। सबसे पहले अगर हम बात करें टॉपिक है आपके मेंडल की आनुवंशिकता के नियम, तो इन्होंने 3 नियम प्रतिपादित किए है और तीनों नियम में से पहला नियम है प्रभाविता का नियम। प्रभाविता के नियम की अगर हम बात करें तो प्रभाविता का नियम यह कहता है कि इस नियम के अनुसार जब विपर्यासी लक्षणों के वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी की संतानों में जो लक्षण प्रदर्शित होगा, जैसे हमने बात की, वो प्रभावी लक्षण, तथा जो नहीं होता वो अप्रभावी लक्षण। और इसी नियम को मेंडल ने एकल संकर संकरण प्रयोग के द्वारा समझाया कि उनसे नियम को प्रभाविता को, जैसे कि हम बात करते हैं एकल संकर संकरण पौधे पे। ये देखो शुद्ध लंबा पौधा लिया, शुद्ध बोना पौधा लिया, पहले इसके क्या बनाए? युग्मक बनाए। जब युग्मकों में क्रॉस कराए तो सबको 100% आपको कौन से पौधे प्राप्त हुए? संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए। इसमें से कोई सा भी एक पौधा ले लिया आपने, इसमें पहले क्या किया? अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 2 युग्मक बनाए, यहाँ अर्धसूत्री आएगा, तो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा आपने क्या किया? पहले युग्मक बनाए। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा आपने ये युग्मक बने, तो अब इसमें क्या करा दिया? स्वपरागण करा दिया। तो स्वपरागण कराते आपको क्या मिल गया? शुद्ध लंबा भी मिल गया, संकर लंबे भी मिल गए और शुद्ध बोना भी मिल गया। तो ये किस अनुपात में मिले आपको? अगर लक्षण प्रारूप देखें तो बाह्य संरचना के आधार पे तो 1, 2 और तीनों एक जैसे हैं, जबकि ये एक अलग है। तो लक्षण प्रारूप तो कितना निकल गया? 3 लंबे और 1 बोना आ गया, ठीक है। और जीन प्रारूप देखते हैं तो आंतरिक संरचना देखते हैं, ऐसा कहीं है क्या? नहीं है। ये कितना है? शुद्ध लंबा 1 है, संकर लंबे कितने हैं? 2 है, और शुद्ध बोना कितना है? 1 है। तो इसका जीन प्रारूप कितना आ गया? 1:2:1। तो ये वाली तो कौन सी पीढ़ी कहलाए? F1 पीढ़ी, और ये कौन सी पीढ़ी कहलाए? F2 पीढ़ी। तो इस तरीके से एकल संकर संकरण प्रयोग समझा जाता है। तो पहले शुद्ध लंबे शुद्ध बोने पौधे लिए, इनके युग्मक बनाए, उन्होंने संकरण कराया, F1 पीढ़ी मिली। F1 पीढ़ी में प्राप्त पौधों में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा युग्मक बनाए, फिर स्वपरागण कराया तो F2 पीढ़ी मिली। F2 पीढ़ी का लक्षण प्रारूप 3:1 और जीन प्रारूप आपको 1:2:1 मिला। एक जोड़ी लक्षणों का यूज किया, इसलिए इसको एकल संकर संकरण प्रयोग कहते हैं, और यही लिखा हुआ है यहाँ पर। किसी जीव में मात्र एक तुलनात्मक आनुवंशिक लक्षण पर ध्यान केंद्रित करें जो कि संकरण कराया जाता है, उसे एकल संकर संकरण कहते हैं। जैसे मेंडल ने मटर के पौधे की लंबाई पर ध्यान केंद्रित किया, एक जोड़ी लिया, प्रयोग किए। उन्होंने पाया कि जब शुद्ध लंबे पौधे का संकरण शुद्ध बोने पौधे के साथ कराया जाता है तो प्रथम संतति सदैव लंबे पौधे 100% सदैव लंबे पौधे प्राप्त हुए। साथ ही इन पीढ़ी के लंबे पौधों में स्वपरागण कराने से उत्पन्न बीज को बोया तो द्वितीय संतान, ये जो द्वितीय है F2 पीढ़ी जो आपके संतानीय पीढ़ी प्राप्त हुई, इसमें लंबे बोने और दोनों प्रकार के पौधे मिले। इस संकरण को ही हम निम्न रेखाचित्र द्वारा समझते हैं, जैसे कि हमने ये समझा। इसमें देखा गया कि F1 पीढ़ी के परिणामों द्वारा मेंडल ने प्रथम नियम की पुष्टि होती है। जो प्रथम नियम है, इसमें जो लक्षण प्रकट हुए वह प्रभावी, जो नहीं हुए वह अप्रभावी, और इसी नियम को हमने क्या नाम दे दिया? प्रभाविता, और यह पुष्टि करता है। ऊपर दिए गए रेखा चित्र से यह भी स्पष्ट है कि लंबे और बोने पौधों में से F1 पीढ़ी में सिर्फ लंबे ही पौधे देखे गए, जबकि अर्थात मटर के बोने पौधे, मटर के पौधों में लंबापन उसके बोने पौधे पर क्या था? प्रभावी था, क्योंकि लंबे पौधे कैसे थे? प्रभावी, और बोने पौधे कैसे थे? अप्रभावी थे, और इसी नियम को हमने क्या नाम दिया? प्रभाविता का नियम। दूसरा नियम आता है आपके पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम। इस नियम की बात करें तो किसी भी जीन युग्म के अवयव युग्मक के निर्माण के समय एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। डेफिनेटली F1 पीढ़ी से F2 पीढ़ी प्राप्त करते हैं, तो F1 पीढ़ी से F2 पीढ़ी प्राप्त करते समय
ये क्या हो गए, दोनों युग्मक पृथक हो गए। तो ये ये जो दोनों गुण यौगिक ये जीन युग्मक है, ये दोनों युग्मक अगर पृथक हो गए तो ये नियम कौन सा कहलाया, पृथक्करण का नियम। और प्रत्येक युग्मक जब पृथक हुआ तो शुद्ध हो गया, यहाँ संकर था यहाँ शुद्ध हो गया, इसलिए इसको युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। तो इसमें देखते हैं कि दोनों युग्मक एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं और एक युग्मक में जीन युग्मक का एक ही जीन पहुंचता है, एक ही जीन हुआ, शुद्ध हुआ, एक ही हो गया युग्मक, इसलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। और यह भी एकल संकर संकरण द्वारा समझाया जा सकता है। और इसके बारे में अगर हम बात करें तो एकल संकर संकरण द्वारा पृथक्करण के नियम की पुष्टि कैसे होती है, तो ये देखते हैं। F1 F2 पीढ़ी में परिणामों द्वारा मेंडल के द्वितीय नियम की पुष्टि होती है। द्वितीय संतानीय पीढ़ी के पौधों में कुछ बौने पौधों का आना निम्नलिखित बातों पर पुष्टि करता है। कैसे करता है, प्रथम स्थानीय जो संतानीय पीढ़ी के पौधे शुद्ध लंबे न होकर संकर लंबे होते हैं, बिल्कुल होते हैं, और अर्थात उनके जीन युग्म में एक जीन लंबाई एवं दूसरा जीन किसका होता है, बोना होता है। द्वितीय संतानीय F2 पीढ़ी में जो युग्मक बनते समय जीन पृथक हो जाते हैं और प्रत्येक युग्मक इनमें से केवल एक ही जीन पहुंचता है, जो कि युग्मकों की शुद्धता का नियम होता है। इसलिए युग्मकों के लिए यह हम मानते हैं कि किसी भी विपर्यासी लक्षणों के लिए जीन युग्म के प्रत्येक जीन के लिए युग्मक सदैव शुद्ध ही होते हैं। वो बिल्कुल बात है, अर्थात युग्मक जनन समय उक्त जीन युग्म के जीनों का पृथक्करण हो जाता है, जो कि मेंडल के द्वितीय नियम का मूल आधार है। वो युग्मक निर्माण के समय अलग अलग हो गए, वो उसका मूल आधार है। अर्थात उपरोक्त दोनों तथ्यों से मेंडल के द्वितीय नियम की क्या होती है, पुष्टि होती है। तीसरा नियम आता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। मेंडल का जो तीसरा नियम है वो कौन सा नियम है बच्चों, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है। इस नियम की बात करें तो इस नियम अनुसार जब दो या दो से अधिक असंबंधित प्रभावी लक्षण वाले पौधों के मध्य संकरण कराया जाता है तो उनके जीन युग्म के कारकों का पृथक एवं अपव्यूहन स्वतंत्र रूप से होता है। मतलब किसी भी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं होता, अपने लक्षणों की वंशागति जो है स्वतंत्र रूप से करते हैं। अर्थात ये स्वतंत्र रूप से पृथक होकर जनकों में अन्य किसी भी लक्षण के साथ संयोग न बनाते हुए भी संतानीय पीढ़ियों में जाते हैं। यानी कि अपने लक्षणों की पृथक रूप से स्वतंत्र रूप से यह क्या करते हैं, वंशागति करते हैं। इसलिए इस नियम की व्याख्या इसके स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। और इस नियम की जो व्याख्या है वो मेंडल के द्विसंकर संकरण प्रयोग के आधार पर की जाती है। पहले दो नियम की व्याख्या एकल संकर संकरण के आधार पर की जाती है और इस दूसरे नियम की व्याख्या द्विसंकर संकरण प्रयोग के आधार पर की जाती है। अब ये द्विसंकर संकरण द्वारा स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम की पुष्टि कैसे होती है, जब तुलनात्मक आनुवंशिक लक्षणों के पर ध्यान में केंद्रित करके संकरण कराया जाता है तो उसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। दो जोड़ी लक्षणों के आधार पर संकरण कराया तो उसे कौन सा कहते हैं, द्विसंकर संकरण। जब पीले और गोल हरे और झुर्रीदार बीज वाले शुद्ध जनक पौधों में संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में सभी संकर पौधे गोल और पीले बीज वाले होते हैं, बिल्कुल होंगे, सभी एक जैसे होंगे 100%। इससे सिद्ध होता है कि बीजों का पीला रंग और गोल आकार प्रभावी गुण है, जबकि दूसरा कौन सा गुण है, अप्रभावी गुण है। तो F1 पीढ़ी के पौधों में स्वपरागण कराने पर F2 पीढ़ी में 4 प्रकार के बीज कौन कौन से 9, 3, 3, 1 के अनुपात में प्राप्त होते हैं। पीले और गोल कितने होते हैं, 9, हरे और गोल कितने होते हैं, 3, पीले और झुर्रीदार कितने होते हैं, 3, और झुर्रीदार और हरे और झुर्रीदार कितने होते हैं, 1। तो जो इसका जीन लक्षण प्रारूप प्राप्त होता है 9:3:3:1 प्राप्त होता है। जैसे कि हम ये देख सकते हैं, पीले और गोल बीज लिए, हरा और झुर्रीदार बीज लिया, इन्हों में जब संकरण कराया, पहले इनके युग्मक बनाए, इनमें संकरण कराया तो हमें कौन सी पीढ़ी मिल गई, F1 पीढ़ी, जो 100% हमें एक जैसे गोल पीले और गोल बीज प्राप्त हुए। इसके बाद हमने चेकर बोर्ड बनाया, इनमें स्वपरागण कराया, युग्मक बना के इनमें क्या कराया, जैसे 4 युग्मक बने तो इनमें स्वपरागण करा दिया। एक पहले युग्मक का चारों से, फिर दूसरे युग्मक का चारों से, फिर तीसरे युग्मक का चारों से, चौथे युग्मक का चारों से जब संकरण कराया तो हमें इस तरीके से ये हमारे को बीज प्राप्त हुए। और इसका जो लक्षण प्रारूप निकला, लक्षण प्रारूप तो आपके सामने 9:3:3:1 निकला, लेकिन जीन प्रारूप जो निकला वो निकला आपके 12:24:12:12:1। लेकिन एक और बात ध्यान रखना बच्चों कि प्रत्येक संख्या के बीच 1:1 अनुपात लगाना है। तो ये संख्या नंबर याद रखने का तरीका तो हो सकता है 12:24:12:1, लेकिन प्रत्येक संख्या के बीच क्या लगाना है, आपको अनुपात लगाना है। तो इस तरीके से मेंडल का द्विसंकर संकरण प्रयोग होता है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि अनुवांशिक लक्षण के साथ साथ न रहकर भी स्वतंत्र रूप से भी होते हैं, क्योंकि ये लक्षण बहुत से ऐसे प्राप्त हुए जो साथ नहीं थे फिर भी हमें प्राप्त हुए। इसी कारण पीला रंग गोल बीजों तक और हरा रंग झुर्रीदार बीजों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह स्वतंत्र रूप से संतानों में पहुंचकर नए निर्मित संयोग बनाए। तो इसलिए इसकी पुष्टि होती है। नेक्स्ट आता है मेंडल की सफलता के क्या क्या कारण रहे। कार्यविधि के कारण
सफलता। पहली सफलता किसके द्वारा देखते हैं, कार्यविधि के कारण सफलता। कैसे मिली ये देखते हैं। मेंडल ने एक ही समय में एक ही लक्षण पर अध्ययन कर अपना प्रयोग किए। एक समय में एक ही प्रयोग किया मेंडल ने, एक ही लक्षण पर। मेंडल ने 2, 3 अथवा और अधिक पीढ़ियों तक अपने प्रयोग किए। कई पीढ़ियों तक मेंडल ने क्या किया, अपने प्रयोगों को किया। मेंडल ने भाग्यवश केवल समयुग्मजीय लक्षणों का ही चयन किया। केवल कौन से युग्म को लक्षण लिए इसने, समयुग्मजीय लक्षण ही लिए। इन्होंने समयुग्मजीय लक्षणों का शुद्ध कहा तथा विषम युग्मजीय लक्षणों को क्या नाम दे दिया, अशुद्ध नाम दे दिया। इन्होंने समयुग्मजीय लक्षणों को क्या कहा, शुद्ध, और विषम युग्मजीय लक्षणों को क्या नाम दे दिया, अशुद्ध नाम दे दिया। स्वपरागण के लिए कुछ लंबे कुछ छोटे पौधों के पुष्पों के पुंकेसर काट दिए। इसे प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इमैस्कुलेशन, या क्या कहते हैं इसको, इस इमैस्कुलेशन भी कहते हैं, विपुंसन वगैरह कहते हैं। तो कुछ लंबे कुछ पौधे के पुष्पों के पुंकेसर जब काट दिए जाते हैं, क्योंकि द्विलिंगी पादपों में स्वपरागण की क्रिया को रोकने के लिए उसके नर जब परागकणों को काट दिया जाता है, यह क्रिया विपुंसन या इमैस्कुलेशन कहलाती है। आगे बात करते हैं मटर के पौधे के चयन के क्या कारण थे। जो मटर के पौधे के चयन के कारण भी क्या हुई, इनको सफलता मिली, क्योंकि इन्होंने मटर के पौधे का चयन किया। इसके कारण कैसे मिली, क्योंकि मटर का पौधा कैसा होता है, 1 वर्षीय होता है, अतः इसका जीवन चक्र कैसा होता है, छोटा होता है। कुछ ही समय में इसकी अनेक पीढ़ियां के अध्ययन में सुविधा भी मिलती है। दूसरा पॉइंट देखें तो मटर के पौधा कैसा होता है, द्विलिंगी पुष्प पाए जाते हैं, तो स्वपरागण भी कर सकते हैं और परपरागण भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें नर और मादा दोनों पुष्प पाए जाते हैं। मटर के पौधों में अनेक तुलनात्मक लक्षण भी पाए जाते हैं, जैसे इसमें कृत्रिम परपरागण भी होता है और इसके द्वारा संकरण भी कराया जा सकता है। ये किसके लक्षण होते हैं, मटर के पौधे में पाए जाते हैं। अनुवांशिक लक्षणों की वंशागति और आणविक आधार के बारे में हम लोग बात करेंगे। अब किसके बारे में बात करेंगे, अनुवांशिक लक्षणों की वंशागति और आणविक आधार के बारे में। तो वे पदार्थ जो अनुवांशिक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाते हैं, कौन से पदार्थ कहलाते हैं, अनुवांशिक पदार्थ। अब ये वैज्ञानिक आधार द्वारा प्रयोग में यह पाया गया है कि अधिकांश जीवधारियों में डीएनए क्या पाया जाता है, अनुवांशिक पदार्थ होता है। तो अनुवांशिक पदार्थ के रूप में क्या लिया जाता है, डीएनए। प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ डीएनए कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, स्टोन प्रोटीन नहीं होती है यहाँ पर। यह एक स्वतंत्र गोलाकार डीएनए अणु के रूप में होता है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में डीएनए स्टोन प्रोटीन के साथ मिलकर गुणसूत्र का निर्माण करता है तथा केंद्रक में स्थित होता है। बिल्कुल है, यूकेरियोटिक में स्टोन प्रोटीन और पाई जाती है, जबकि प्रोकैरियोटिक में नहीं होती है। ये कोशिका विभाजन द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी संतति कोशिकाओं में पहुंचते हैं, अतः ये अनुवांशिक पदार्थों के वाहक कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, अनुवांशिक पदार्थों के वाहक। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं न्यूक्लिक अम्ल। जो मेन टॉपिक आता है हमारे न्यूक्लिक अम्ल। किसी कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले अम्लीय पदार्थ जो कोशिका के कार्यों का निर्माण करते हैं क्या कहलाते हैं, न्यूक्लिक अम्ल। कोशिका के केंद्रक में जो अनुवांशिक पदार्थ अम्लीय पदार्थ जो पाए जाते हैं वह क्या कहलाते हैं, न्यूक्लिक अम्ल। और न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, जो आपके हैं डीएनए के बारे में बात करते हैं। इसकी खोज लगभग कब की गई, 1869 यानी कि 69 में की गई। जर्मन के जो है रासायनिक शास्त्री फ्रेडरिक मॉइस्चर ने की थी। उन्होंने मानव कोशिका के केंद्रक में एक सफेद द्रव्य संश्लेषित किया, इसे न्यूक्लिन नाम दिया गया। क्या नाम दिया इसको, न्यूक्लिन नाम दिया। और अम्लीय प्रकृति तथा केंद्रक की उपस्थिति होने के कारण इसे केंद्रक अम्ल कहा। डेफिनेट है, फ्रेडरिक मॉइस्चर ने क्या किया, कोशिका के केंद्र में एक सफेद पदार्थ प्राप्त किया, संश्लेषण किया, जिसे क्या नाम दे दिया, न्यूक्लिन। और इसमें केंद्रक की उपस्थिति और अम्लीय पदार्थ होने के कारण इसको क्या कह दिया, केंद्रक अम्ल कह दिया। और डीएनए की अधिकांश मात्रा केंद्रक में ही होती है, यद्यपि कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया हरित लवक में भी मिलती है, कुछ मात्रा में पाया जाता है। सभी पादपों, जंतुओं तथा कुछ विषाणुओं में डीएनए कैसा पाया जाता है, डबल हेलिकल पाया जाता है, यानी कि द्विकुंडलित अवस्था में पाया जाता है। डीएनए की संरचना की बात करें तो डीएनए जो है, जो डीएनए अणु है 3 घटक, जो प्रत्येक डीएनए अणु 3 घटक अणुओं से बना संयुक्त अणु है। 3 घटक अणुओं से मिलकर बना होता है यह, जिसमें से एक अणु फॉस्फेट समूह होता है, बिल्कुल एक होता है, उसकी शर्करा होती है जो डीऑक्सीराइबो शर्करा होती है, और एक नाइट्रोजनी क्षारक होता है। 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन। ये चारों आपके डीएनए में पाए जाते हैं। इसकी संरचना देखते हैं तो प्रत्येक अणु 2 कुंडलित पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है। दोनों श्रृंखला ऐसा होता है, ये जो दोनों श्रृंखलाएं होती है ये एक दूसरे के सर्पिलाकार क्रम में होती है, और इसके कुंडलन का जो व्यास देखा जाता है वो कितना माना गया है, 20 एंगस्ट्रॉम माना गया है। प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में डीऑक्सीराइबोज श्रृंखला तथा फास्फेट समूह एकांत क्रम में जुड़े रहते हैं, बिल्कुल ये पाए जाते हैं। इसी क्रम द्वारा यह इसके 2 सिरे होते हैं, 5। अगर इसकी बात करूं तो इसके एक तो 5 डेज सिरा, 5 डेज और एक 3 डेज, इधर 5 डेज और एक 3 डेज, इसके 2 सिरे होते हैं।
सॉरी ये 3 डेज इधर आएगा, 5 डेज इधर आएगा। तो ये क्या होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में डीऑक्सी राइबो शर्करा और फॉस्फेट समूह एकांतर क्रम में जुड़े होते हैं। इसी क्रम के द्वारा श्रृंखला का आधार बनता है। फॉस्फेट समूह जो होता है एक तरफ की शर्करा में 5 डेज और दूसरी तरफ की कौन सा होता है 3 डेज कार्बन पे एस्टर बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। ये आपस में कौन से बंध के द्वारा जुड़ते हैं, एस्टर बंध के द्वारा। और एस्टर बंध जो होता है फास्फोडाइएस्टर बंध कहते हैं। इन एस्टर बंधों को हम क्या कहते हैं, फास्फोडाइएस्टर बंध कहते हैं। दोनों श्रृंखलाएं जो है एक दूसरे के समांतर कुंडलित होती है, अर्थात एक श्रृंखला में डाइएस्टर बंध 3 डेज से 5 डेज और दूसरी श्रृंखला में 5 डेज से 3 डेज की ओर होता है। एक श्रृंखला के प्यूरिन दूसरी श्रृंखला के पिरिमिडिन के हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ता है। जैसे एडिनिन सदैव किससे जुड़ता है, थायमिन से, और साइटोसिन सदैव किससे जुड़ता है, ग्वानिन से जुड़ता है। तो इस प्रकार से ये एक श्रृंखला से प्यूरिन पिरामिड से जुड़े होते हैं। इसका महत्व क्या है डीएनए का, ये एक आनुवंशिक पदार्थ है जो सजीवों में आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है। दूसरा महत्व क्या है, यह कोशिका की सभी उपापचय और अन्य जैविक क्रियाओं में नियंत्रण करता है। तीसरा क्या है, डीएनए स्वयं के संश्लेषण को निर्देशित करता है। इसे डीएनए का प्रतिकृतिकरण या ग्रिफिथ का लिपिकरण भी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या महत्व है, डीएनए द्वारा आरएनए का क्या किया जाता है, संश्लेषण किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, और अनुलेखन क्रिया में यह कार्य होता है जो कि प्रोटीन संश्लेषण के लिए अत्यंत आवश्यक है, और यही प्रक्रम क्या कहलाता है, अनुलेखन कहलाता है। दूसरा आपके आता है अम्ल, राइबोन्यूक्लिक अम्ल आता है। इसका निर्माण भी डीएनए से होता है जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से बना होता है, जिसका निर्माण हजारों न्यूक्लियोटाइड से होता है। आरएनए का न्यूक्लियोटाइड भी डीएनए जैसा ही होता है, परंतु यह निम्न 2 बातों पर डीएनए पे न्यूक्लियोटाइड से भिन्न होता है। बिल्कुल आरएनए का जो न्यूक्लियोटाइड है वो डीएनए की तरह होता है, लेकिन कुछ 2 बातें हैं जहां पर ये अलग पाया जाता है। एक तो शर्करा होती है जो इसमें राइबो शर्करा पाई जाती है, जबकि उसमें डीऑक्सी राइबो शर्करा पाई जाती है। ठीक है ना, इसमें राइबो शर्करा होती है। दूसरा, इसमें थायमिन के स्थान पर जो थायमिन वहां हमने देखा, यहां पर क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है। ये दोनों विपरीत होने के कारण ये आरएनए डीएनए से भिन्न है। यह सामान्यतः कैसा होता है, एक रज्जुक होता है। यह अनुवांशिक पदार्थ नहीं होता, परंतु अपवाद स्वरूप द्विरज्जु की एक अनुवांशिक पदार्थ भी होता है। जैसे कि आप जान सकते हैं रियो वायरस में अनुवांशिक पदार्थ होता है, वैसे नॉर्मल होता नहीं है। आरएनए के प्रकार की बात करें तो 3 प्रकार के आरएनए होते हैं। राइबोसोमल आरएनए जिसे हम आरएनए बोलते हैं, दूसरा टीआरएनए और तीसरा एमआरएनए। पहली बात करते हैं राइबोसोमल आरएनए। यह कुल आरएनए का 80% होता है और राइबोसोम में पाया जाता है। यह प्रोटीन संश्लेषण लिए स्थल प्रदान करता है। दूसरा होता है स्थानांतरण आरएनए, टीआरएनए। यह कुल आरएनए का कितना होता है, 15%, और इसका मुख्य कार्य क्या है, ट्रांसलेशन यानी अनुवादन प्रक्रम में अमीनो अम्ल के अणुओं को पकड़कर राइबोसोम पर लाना, क्योंकि आरएनए वहां पर स्थल प्रदान करता है और ये अमीनो अम्ल के अणुओं को क्या करता है, पकड़कर कहां लाता है, राइबोसोम पर लाता है, तथा इसे संदेशवाहक आरएनए अणु की सहायता से जोड़कर प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। यह किसमें सहायक करता है, ये जो संदेशवाहक आरएनए होगा एमआरएनए, इसके वाहक अणु को जोड़कर वाहक आरएनए अणुओं की सहायता से क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण क्रिया में सहायक होता है। और तीसरा होता है संदेशवाहक आरएनए, जिसे मैसेंजर आरएनए कहते हैं। ये राइबोसोम की सतह पर प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है तथा डीएनए में उपस्थित आनुवंशिक संदेशों को कोडोन के रूप में केंद्रक के कोशिका द्रव्य में पहुंचाते हैं। ये कोडोन के रूप में जो होते हैं, जेनेटिक कोड, उसके रूप में ये क्या करता है, केंद्रक के कोशिका द्रव्य में पहुंचाने का कार्य करता है, मैसेज पहुंचाता है, इसलिए इसको मैसेंजर आरएनए भी कहते हैं। आगे बात करते हैं डीएनए आरएनए में अंतर क्या है। यह आनुवंशिक पदार्थ है जो कोशिकाओं की समस्त क्रियाओं का नियमन करता है। यह कुछ विषाणु का ही आनुवंशिक पदार्थ है। अन्य प्राणियों में इसका कार्य कोशिका नियमन में डीएनए की सहायता करना है। ये जो है स्वद्विगुणन की क्षमता होती है। इसमें आरएनए का निर्माण भी होता है, जो डीएनए से आरएनए से निर्माण होता है। डीएनए का जो होता है, डीएनए से आरएनए का निर्माण भी हो जाता है। इसमें स्वद्विगुणन की क्षमता केवल विषाणुओं में ही पाई जाती है। कुछ विषाणुओं में आरएनए से डीएनए भी बन जाता है। कुछ विषाणु पाए जाते हैं जिनमें सामान्यतः इसके अणु 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं के बने होते हैं। सामान्यतः इसके अणु केवल एक ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है। इसमें डीऑक्सीराइबो शर्करा पाई जाती है, इसमें राइबो शर्करा पाई जाती है। डीएनए मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है, जबकि ये किस में पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है गुणसूत्र। गुणसूत्र की बात करें तो जीव की कोशिका के केंद्रक में उपस्थित धागे नुमा, क्योंकि क्रोमोसोम है ना, जो ऐसी संरचना जो धागे नुमा होती है उसे हम क्या नाम देते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। इसको सबसे पहले स्टार्सबर्गर ने 1875 में बताया तथा गुणसूत्र शब्द जो दिया वाल्डेन ने 1888 में कोशिका विभाजन का अध्ययन करते हुए दिया। सरल शब्दों में हम बात करें तो केंद्रक में पाए जाने वाले न्यूक्लियर प्रोटीन है। कौन से प्रोटीन है, न्यूक्लियो प्रोटीन है।
प्राय यह कुंडली धागेनुमा संरचना के रूप में दिखते हैं। यह विभाजन के समय यह संघनित होकर दंडाकार, सर्पिलाकार, डंबलाकार तथा तंतुनुमा भी हो जाते हैं। गुणसूत्र पर उपस्थित जीन आनुवंशिक लक्षणों में क्या होते हैं? वाहक होते हैं। जो गुणसूत्र पर उपस्थित जीन से यह आनुवंशिक लक्षणों के क्या होते हैं? गुणसूत्र वैसे वाहक होते हैं। इस कारण गुणसूत्र को आनुवंशिक वाहक कहते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना आनुवंशिक वाहक होते हैं तो वह गुणसूत्र, और आनुवंशिक इकाई होती है तो वह होती है आपके जीन होती है। गुणसूत्रों के प्रतिलिपिकरण से संतति गुणसूत्र बनते हैं, संतति कोशिकाओं में पहुंचते हैं। इनके डीएनए में विभिन्न जैविक क्रियाओं हेतु विशेष कूट के रूप में संदेश निहित होते हैं, यानी प्रतिलिपिकरण के द्वारा संतति कोशिकाएं में पहुंचते हैं और यह जो गुणसूत्र संतति गुणसूत्र प्रतिलिपि के द्वारा बनते हैं। गुणसूत्रों के प्रकार बनते हैं। पहला आता है कायिक या अलिंगी या स्वजात गुणसूत्र। ये गुणसूत्र लिंगी गुण लक्षणों को छोड़कर अन्य जीन के अन्य लक्षणों का निर्धारण करते हैं। लिंगी लक्षणों को क्योंकि वो लिंगी गुणसूत्र करेंगे, तो ये कौन से गुणसूत्र कहलाते हैं? कायिक गुणसूत्र। कायिक गुणसूत्र नर और मादा दोनों प्रकार के जीवों में समान होते हैं, बिल्कुल 44 जो अगर मानव में बात करें तो। नेक्स्ट आता है लिंगी गुणसूत्र। लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र कौन से कहलाते हैं? लिंगी गुणसूत्र, और इसे हेटेरोसोम भी कहते हैं। लिंग गुणसूत्र जो होता है नर और मादा में अलग अलग होते हैं। नर में जो मादा में होता है एक्स और वाई गुणसूत्र कौन सा होता है? नर में होता है, यानी कि ये जो प्राय एक्स और वाई गुणसूत्र कहलाते हैं, और इन्हीं के द्वारा क्या होता है? लिंग का निर्धारण होता है, और इन्हीं गुणसूत्रों के द्वारा, क्योंकि मादा में तो कैसे पाए जाएंगे? ये एक्स के रूप में पाए जाएंगे, और नर में किसके रूप में पाए जाते हैं? वाई के रूप में। और जो कायिक गुणसूत्र होते हैं वो कैसे होते हैं? 44 होते हैं। मानव में बात करें तो इस तरीके से 44 और 2 46, 44 2 46, अर्थात मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। नेक्स्ट बात करते हैं जीनोम। कुछ भी नहीं, अगुणित जो जीन का समूह है, अगुणित जीनों के समूह को हम क्या नाम दे देते हैं? जीनोम नाम देते हैं। तो गुणसूत्रों के अगुणित सेट में उपस्थित जीनों के कुल सेट जो आनुवंशिक इकाई के रूप में जनक से संतति में पहुंचते हैं जीनोम कहलाते हैं। इसे विक्लर ने जीनोम शब्द नाम दिया। जीनोम में उपस्थित जीन को कार्यकी, उत्परिवर्तन एवं पुनर्संयोजन की इकाई मानते हैं। जीनोम में उपस्थित जीन को हम क्या मानते हैं? कार्यकी, और इधर से उत्परिवर्तन एवं पुनर्संयोजन की इकाई भी मानते हैं। इसी के आधार पर निम्नलिखित शब्दों को जीन का पर्याय माना जाता है। जैसे पहले हम बात करते हैं कार्यकी की इकाई सिस्टोन। कार्यकी की इकाई क्या है? सिस्टोन है। जैसे बात करते हैं डीएनए का वह भाग जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को निर्दिष्ट करता है, क्या कहलाता है? सिस्टोन। वह भाग जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को निर्दिष्ट करता है क्या कहलाता है? सिस्टोन। उत्परिवर्तन की इकाई क्या होती है? म्यूटोन होती है। अर्थात वह भाग जिसमें उत्परिवर्तन हो सकता है क्या कहलाता है? म्यूटोन कहलाता है। किसका भाग? डीएनए का वो भाग, ठीक है। नेक्स्ट होता है पुनर्संयोजन की इकाई क्या होती है? रिकॉन। अर्थात डीएनए का वह छोटा भाग जिसमें पुनर्संयोजन हो सकता है क्या कहलाता है? रेकॉन कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है लिंग का निर्धारण। जीवन के प्रारंभ में किसी लिंग का निर्धारण सिंपल सा है कि लैंगिक क्रिया के द्वारा जो संतान उत्पन्न होती है वह नर हुई है या मादा हुई है, इसका निर्धारण करना ही क्या कहलाता है? लिंग निर्धारण कहलाता है। जीव के प्रारंभ से किसी जीव के लिंग का स्थायीकरण लिंग निर्धारण कहलाता है। या दूसरे शब्दों में लिंग निर्धारण को इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है कि लिंग निर्धारण वह क्रिया है जिसके द्वारा यह निश्चित होता है कि एक लिंगी जंतुओं में लैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न होने वाला नर जो नया प्राणी है वह नर होगा या मादा होगी, वही क्या कहलाता है? लिंग निर्धारण कहलाता है। विभिन्न जातियों में लिंग निर्धारित करने के कई प्रकार की विधियां पाई जाती है। जैसे कई जातियों में लिंग का निर्धारण पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर करता है। जैसे पर्यावरण में 28 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे का तापमान होगा तो नर अधिक मात्रा में होंगे, और 33 डिग्री से ऊपर होगा तो वह क्या होंगे? मादा होगी, और दोनों के मध्य होगा तो कुछ भी हो सकता है, नर भी हो सकते हैं और मादा भी हो सकती है। इसी प्रकार मगरमच्छ में 33 डिग्री सेंटीग्रेड पर अंडों का ऊष्मायन करने के पर केवल नर होगा और 31 डिग्री सेंटीग्रेड पर मादा मगरमच्छ उत्पन्न होती है। तो वातावरणीय जो है यह पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर भी करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जैसे अन्य जंतु जैसे घोंघे भी विभिन्न दशाओं के अनुसार अपना लिंग बदल सकते हैं, जो इस बात का संकेत कहते हैं कि इसमें लिंग का निर्धारण आनुवंशिक नहीं है। तो ये हमने वातावरणीय कारकों के द्वारा देखा। मानव में बात करें तो मानव में जो लिंग का निर्धारण मेंडल के नियमानुसार होता है। मनुष्य में लिंग का निर्धारण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? युग्मक जनन कहलाती है, और युग्मक जनन के दौरान प्रारंभ होती है। युग्मक जनन में अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा अगुणित युग्मकों का निर्माण होता है। पहले युग्मक बनते हैं, और अर्धसूत्रीय विभाजन से निर्मित होने के कारण प्रत्येक अंडाणु में कितने 22 जो होते हैं वह ऑटोसोम होते हैं, और लिंगी गुणसूत्र कितने एलोसोम कितने होते हैं? 2 होते हैं। स्त्री में बने हुए सभी युग्मक कितने होते हैं? 22 + x, जैसे कि मैंने बताया ये टोटल 46 है। तो कैसे होंगे? ये 2 होंगे
पहले तो ये होंगे 44 प्लस XX और ये होंगे 44 प्लस XY, ये होते हैं नर में, और ये कहाँ होंगे आपके मादा में। तो टोटल गुणसूत्र 46 और अर्धसूत्री विभाजन द्वारा ये तो कितना बनेगा 22 प्लस X, ये कितना बनेगा 22 प्लस X, ऐसे ये कितने बनेंगे 22 प्लस X और ये कितने बनेंगे 22 प्लस Y, ये ऐसे बनते हैं। तो इनों में जब संकरण कराया जाता है तो इस तरीके से आपके 44 प्लस XX XY, 44 प्लस XY और इधर जो 55 वो 44 प्लस XX और 44 प्लस XX। तो ये जो 50% हुआ ये तो आपके पुत्री हो गई और ये 50% आपको प्राप्त हुए वो क्या हो गए, पुत्र हो गए। तो यही दे रखा है कि 22 तो ऑटोसोम होते हैं और 2 एलोसोम होते हैं, और जबकि पुरुष में 2 प्रकार के युग्मक होते हैं 22 प्लस X और 22 प्लस Y, जबकि मादा में दोनों युग्मक एक समान के होते हैं जो 22 प्लस XX प्रकार के होते हैं। यानी कि स्त्री में बने हुए युग्मक कैसे होते हैं 22 प्लस X गुणसूत्र वाले होते हैं। आगे बात करें, निषेचन के समय नर से प्राप्त शुक्राणु अंड से मिलता है तो इसके फलस्वरूप बने युग्मनज में क्रमशः 44 प्लस XX या 44 प्लस XY हो सकता है। इसी प्रकार लिंग का निर्धारण निषेचन के समय शुक्राणु के गुणसूत्र के द्वारा ही होता है, क्योंकि मेन जो लिंग का निर्धारण हुआ वो नर के शुक्राणु के द्वारा ही हुआ, क्योंकि मादा में तो दोनों गुणसूत्र एक समान ही है जो कैसे होते हैं X होते हैं, इसलिए यह अत्यंत सरल क्रिया है। जैसे कि दे रखा है 44 प्लस XY, 44 प्लस XY पहले युग्मक बने XY नर के और ये XX, जब क्रॉस कराए तो 50% तो क्या हो गए आपके पास पुत्रियां, और ये 50% तो क्या हो गए आपके पास पुत्रियां, और ये 50% आपके पास क्या हो गए, पुत्र हो गए। तो लिंग का निर्धारण जो किया Y गुणसूत्र के द्वारा ही होता है, इसलिए लिंग का निर्धारण नर के द्वारा होता है। उपरोक्त संकरण रेखा चित्र से स्पष्ट है कि स्त्री के युग्मक जब पुरुष के 22 X गुणसूत्र से मिलते हैं शुक्राणु से तो हमेशा कैसी होगी, XX हो गए दोनों तो पुत्रियां होगी, लेकिन जब Y गुणसूत्र से मिल गया तो XY हो गया तो उसका किसका जन्म होगा, पुत्र का जन्म होगा। मानव जनसंख्या में लगभग आधा भाग नर, आधा भाग कैसा होता है, मादा का होता है, क्योंकि मानव में नर और मादा बच्चे पैदा होने की सांख्यिकी संभावना 1:1 ही मानी गई है। थैंक यू सो मच।